Hello, dear UPSC CSA aspirants, and welcome to EduTap. जय हिंद, जय भारत एंड a very happy Independence Day to all of you. Guys, आज एक बहुत ही historic day है. We are celebrating 79th Independence Day of India, and it gives me immense pleasure as an Indian to tell you that how proud I am as an Indian, and this is the quality that I want you to take forward with you. The pride, the honor, and the integrity every civil servant, every bureaucrat is supposed to have in him. So, all the very best for your preparation. कीप अप द गुड वर्क एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो स्टार्ट करते हैं गाइज अपना आज का लेक्चर. आज मैं अपने ये सी सेट प्रिपरेशन में जो हमारी सीरीज़ है, संपूर्ण सीरीज़, इसमें 4th लेक्चर लेके आया हूँ. और अभी हम प्रीवियस ईयर पैसेजेस डिस्कस कर रहे हैं जो 2026 एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में passages पूछे गए थे. So we will be discussing a few passages here and I will show you how to solve such passages during the exam. इससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, थोड़ा सा आपको ये भी समझ आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे टैकल करना होता है, और आपको अपनी प्रेपरेशन के लिए भी एक इनिशिएशन मिलेगा. तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स जंप इनटू द सेशन. बट आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ गाइस. अगर आपको एक डेजिग्नेटेड कोर्स चाहिए जहाँ से आपको हर चीज़ मिले अपने एग्ज़ाम के लिए, लेक्चर्स मिलें क्वांट्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के लिए, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, क्विजेज, मॉक टेस्ट, डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन, ये सब आपको हमारे कोर्सेज में मिलता है. गाइस, आपको बस क्या करना है हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए, आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है. जस्ट लुक एट दिस, आपको बस ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap.in. जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे सी सैट कोर्सेज. इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे आपके सी सैट कोर्सेज. ये है गाइज हमारा डेमो कोर्स जो 2 दिन के लिए हमारा पूरा मास्टर कोर्स है. आप 2 दिन के लिए 48 आवर्स के लिए कम्प्लीटली फ्री देख सकते हो, ताकि आपको समझ आए हम कैसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हमारे डिलीवरेबल्स हैं. और इफ़ यू फील लाइक ज्वाइनिंग इट देन यू कैन एनरोल विद अस. इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन एंड गाइडेंस एंड मेंटरशिप, ये सब आपको मिलता है. और इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल है. And on this occasion we are offering flat 75% discount on our courses and the coupon code is CSAT75. So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं. तो ये सेट डी के कुछ पैसेजेस है जो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए, और फिर देख के इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें क्या सही आंसर बनता है. तो पहले गाइस आपके सामने उसने कुछ कंक्लूजन्स दिए हैं, हमें 4 कंक्लूजन्स दिए हैं एक्चुअली. हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन वैलिड है या इनवैलिड है. तो पढ़ते हैं गाइस. ये एक मुंशी प्रेमचंद की एक जो नॉवल थी जिसको इंग्लिश में किया गया, इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था मुंशी प्रेमचंद की. ठीक है, उस नॉवल से एक पैराग्राफ उठाया है उन्होंने और वो पैराग्राफ के ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं. तो पढ़ते हैं गाइस पैसेज. कैटल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस, कैटल होता है मवेशी जानवर, गायें भैंसे चरने वाले जो होते हैं. सो cattle from the nearby villages came to the common ground to graze, and there was still a cool freshness in the air. Hori took several deep breaths and thought of sitting down for a while, since he'd been dying of heat in the scorching loo wind the rest of the day. A number of farmers were eager to lease this bit of land and had offered a good price, but Rai Saab, God bless him, had plainly told them it was reserved for grazing and would not be relinquished for any price. If he'd been one of those selfish zamindars, he'd have said that the cattle could go to hell, that there was no reason for him to miss the chance to make a little money. But the Rai Saab still held to the old values, feeling that any landlord who didn't look after his tenants was less than human. तो उसने एक मॉरल इंसान की कहानी बताई यहाँ पे राय साहब, जिनके पास एक ज़मीन थी जहाँ पे चरवाहे अपनी गायें भैंसों को लाके धूप में आराम करने के लिए बैठते थे ताकि गायें भैंसे चर लें. तो वो ज़मीन उनकी नहीं थी, वो राय साहब की थी, लेकिन वो उनको मना नहीं करते थे. बहुत लोगों ने उन्होंने कहा कि हमें बेच दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कहते हुए कि अगर मैं ही अपने गाँव वालों का, अपने साथियों का ध्यान नहीं रखूँगा तो मैं किस बात का ज़मींदार हुआ. तो उसने 4 कंक्लूजन दिए हैं, बताना कौन सा वैलिड है, इनवैलिड है. तो पहला, ऑल लैंड लॉर्ड्स एसेंशियली हैव सम गुडनेस ट्रैप्ड विद इन देम. ये देखो गाइज, ये जो होती है ना, ये एक्सट्रीम बनाता है ऑप्शन को. ऑल, ओनली, नेवर, ऑलवेज, ये ऑप्शंस कभी करेक्ट नहीं होते, इनको दिखते ही एलिमिनेट कर दिया करो.
Incorrect. Second, the common grazing grounds of a village are intended for use by the कैटल ऑफ दैट विलेज कि भाई जो कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड है वो मवेशी जानवरों के चरने के लिए होता है, बिल्कुल ठीक बात है जो उसने पैसेज में बोला भी है। ठीक है, उसने बोला भी जैसे इट वाज रिजर्व्ड फॉर ग्रेजिंग एंड वुड नॉट बी relinquished फॉर एनी प्राइस, सो दिस इज करेक्ट। लैंडलॉर्ड्स हु बिलीव इन ट्रेडिशन टेंड टू बिकम मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर टेनेंट्स, कि जो ट्रेडिशन की चिंता करते हैं, भाई रीति रिवाजों की चिंता नहीं है गाइस यहाँ पे। ओल्ड वैल्यूज और ट्रेडिशन अलग अलग चीज़ें हैं। वैल्यू अलग होता है, ट्रेडिशन अलग होता है। ट्रेडिशन जो सब लोग फॉलो करते हैं, वैल्यू होता है कि इंसान की अपनी। सो दिस इज इनकोहेरेंट। एंड फोर्थ है winds later in the day tend to be cooler post the hot winds of the morning। ये मॉर्निंग नहीं है, ये आफ्टरनून की winds थी पहली बात तो बिकॉज फॉर द विंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन में गर्मी होती है, रात को ठंड, शाम को ठंड हो जाती है। एंड दिस कैन नॉट बी अज्यूम्ड, सो इनकरेक्ट। ओनली सेकंड ऑप्शन वाज वैलिड, सो ऑप्शन डी वाज योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर 4 वाज योर करेक्ट आंसर है। और इसी पैसेज में उन्होंने एक और क्वेश्चन भी दिया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। हमें ये बताना था कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं। द लैंड होल्डिंग्स ऑफ राय साहब वर करेंटली नॉट बीइंग यूज्ड फॉर फार्मिंग, कि जो लैंड होल्डिंग्स थी राय साहब की वो खेती के लिए यूज नहीं हो रही थी। नहीं गाइस, ये तो कॉमन लैंड थी गांव की उसकी, वो जो उसने चरने के लिए छोड़ी थी, सारी जमीन यही थोड़ी थी उसकी। नो। टेम्परामेंटली राय साहब वॉज एज ग्रीडी एज अदर लैंडलॉर्ड्स। नहीं, फिर तो ज़मीन देता ही नहीं अपनी किसी को चरने के लिए या गाय भैंसों के लिए। थर्ड, इट कैनॉट बी असर्टन दैट राय साहब कुड हैव मेड सम मनी बाय लीजिंग आउट द ग्रेजिंग लैंड। इट कैनॉट बी असर्टन, उसने बोला है कि if he had been one of those selfish zamindars, he'd have said that the cattle could go to hell, that there was no reason for him to miss a chance to make a little money। वो पैसे कमा सकता था, लेकिन ये वाला ये नहीं असर्टन किया, बिल्कुल असर्टन किया जा सकता है कि वो लालची नहीं था, वो अच्छा इंसान था। And fourth, it may be ascertained that Rai Saab valued his tenants and wanted to protect their livelihood. Yes, that's the right statement that can be taken from the passage. So yes, only option 4 is correct. Option 4 दिया हुआ है कहीं पे, ओनली ऑप्शन 4। अच्छा, हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो 1 2 3 आर नॉट करेक्ट, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर वंस अगेन गाइस। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा कन्विक्शन के साथ जब आप करने लगते हो ना, तब ये आपसे सॉल्व होने लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए और पैसेज देखते हैं गाइस। उसने स्टेटमेंट दी है 3 और हमसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। तो बताते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और फिर बताते हैं क्या आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं, वॉज इट द सन डैपल्ड एम्बियंस, द स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, the frustration of Flavio Coboli's unforced errors against Serbian Novak Djokovic on the center court, or simply the crushing weight of being a 64-year-old man in the third act of a very public life? Whatever the reason, Hugh Grant, the actor, deserves empathy. There he was in the royal box at Wimbledon, flanked by Britain's well-dressed and well-rested spectators, watching the men's singles quarterfinals, when the actor did something quietly radical. Head at a tilt, eyes closed, utterly unbothered, he took a nap. So praise be to Grant for serving up an unexpected ace. In that small, delicious moment, he didn't merely catch 40 winks. He made an elegant case for surrender, not to laziness but to limits, to the body's quiet wisdom over society's relentless performance metrics. Wimbledon had its tennis. The perpetually sleep-deprived discovered a leading man, not of action but of rest। तो उसने एक सरकाजम की तरह बोला कि बुढ़ापे में ह्यू ग्रांट, ये एक्चुअली में हुआ था, ये मैंने पढ़ा था, न्यूज़पेपर में आई थी, बड़ी मतलब बहुत उसका वो कर रहे थे कि देखो सो रहा है, विंबलडन में क्वार्टर फाइनल में आके मैच में बैठ के कौन सोता है। लेकिन बुढ़ापे में भाई थक हार की नींद आती है, तो वही जस्टिफाई भी कर रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं कौन सी assumption वैलिड है या इनवैलिड है। पहला, रेडिकल एक्शन कैन आल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू माइल्ड सरेंडर वेयर वन एक्ट्स अगेंस्ट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो रेडिकल एक्शन कैन आल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू अ माइल्ड सरेंडर। जो उसने बोला भी है कि विंबलडन हैड इट्स टेनिस, द परपेचुअली स्लीप ड्रिवन डिस्कवर्ड अ लीडिंग मैन, नॉट ऑफ एक्शन बट ऑफ रेस्ट। सो he made an elegant case for surrender, not to laziness but to limits. So yes, I think it can be said a radical action, radical action.
रेडिकल एक्शन जो होता है ना, जो नॉर्मल, अच्छा जो मतलब किसी के खिलाफ नहीं, खिलाफत में नहीं था ये, बट दिस इज समथिंग विच इज नेचुरल, तो नहीं. Submitting to one's limitations, given the effect of age and other factors, ought not to be conflated with laziness. ये देखो उसने बोला भी है, not to laziness but to limits. So this is correct. And third, leading man usually refers to one who plays the lead role in a movie. In this instance, the implication is that Hugh Grant is performing the role of not an actor, action hero, but that of a resting one. Yes, that's also correct. उसने बोला भी है. So मतलब he made an elegant case for surrender. Right, so end में बोला Wimbledon had its tenets. The perpetually sleep-driven discovered a leading man, not of action but of rest. So correct. So 2 and 3 statements were correct. So option B was the correct answer. चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अच्छा, इसी पैसेज पे फिर एक और क्वेश्चन दिया उसने, फिर स्टेटमेंट दिए 3 और हमसे पूछा कौन सी करेक्ट है, इनकरेक्ट है. तो पहला है, ह्यू ग्रांट वाज वाचिंग फ्रॉम द रॉयल बॉक्स द मेंस सेमीफाइनल, नहीं क्वार्टर फाइनल मैच था, सेमीफाइनल नहीं था. आई थिंक मुझे ध्यान है, यहाँ पे पढ़ रहे थे कहीं पे. हाँ, मेंस सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स है, सेमीफाइनल्स नहीं है, तो ये गलत हो गया. Second, the phrase unexpected ace in the context uses a term from the game of tennis to highlight Hugh Grant's somewhat uncharacteristic act of catching 40 wings, an act that is viewed with opprobrium. So yes, that's correct. ये लोगों को वहाँ सोना लगा कि यार यहाँ पे आके कौन सोता है, लेकिन वो अपनी मस्ती में सो रहा था, तो this is an unexpected ace, तो correct. And third, Grant subjects the demands of society to the wisdom of his body. ग्रांट सब्जेक्ट द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी के अपनी बॉडी से, सोसाइटी की डिमांड को सब्जेक्ट करता है वो नहीं, अपनी बॉडी की विजडम को फॉलो करता है. भाई थक गया तो थक गया, सो जाओ, आंख बंद कर लो थोड़ी देर, तो दिस इज करेक्ट, तो ये गलत है. सो ऑप्शन ओनली ऑप्शन 2 वाज करेक्ट, सो ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो क्वेश्चन दिए हैं उसने. चलिए पैसेज में उसने 4 कंक्लूजन दिए और हमें बताया कि कौन से बताना है, कौन से कंक्लूजन्स वैलिड हैं या इनवैलिड है. तो पैसेज पढ़ते हैं. द प्रोसेस बाय विच कंट्रीज क्लोज देयर लेबर प्रोडक्टिविटी गैप विद द टेक्नोलॉजी लीडर इज बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस थ्योरी. तो कन्वर्जेंस थ्योरी की बात की उसने कि जो प्रोसेस है जहाँ से कंट्रीज अपना लेबर प्रोडक्टिविटी गैप जो है वो कवर करती हैं विद द टेक्नोलॉजी लीडर इज बेस्ड ऑन कन्वर्जेंस थ्योरी. द कन्वर्जेंस मॉडल डिवाइड्स इकोनॉमिक एरर्स इनटू 3 phases: द ब्रेकअवे, the catch up, and the fine tuning phase. It also divides economic entities into 2 categories: the technology leaders and the technology followers. The process begins with the development of a new technology such as scavenging 3 million years ago, hunting 1 million years ago, and farming 12,000 years ago, and industrial technology a little more than 200 years ago. During the breakaway phase, the per capita income of technology leader rises. बट इज अनचेंज्ड फॉर द टेक्नोलॉजी फॉलोअर्स. के ब्रेक अवे फेज में जो टेक्नोलॉजी लीडर होते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है एकदम से, लेकिन जो टेक्नोलॉजी फॉलोअर्स हैं उनकी नहीं बढ़ती. इन द कैचअप फेज द फॉलोअर्स अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्लोज देयर पर कैपिटा इनकम गैप विद द टेक्नोलॉजी लीडर्स. हाँ, कैचअप फेज में वो टेक्नोलॉजी लीडर्स के बराबर आते हैं. एंड इन द फाइन ट्यूनिंग फेज वेयर पार्टिसिपेंट्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट remaining benefits from an increasingly exhausted technology, leaders and followers have similar per capita incomes. और फाइन ट्यूनिंग में जब दोनों के पास टेक्नोलॉजी आ चुकी होती है फिर वो अपना अपना जो भी उनका फाइनल जो है दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द रिमेनिंग बेनिफिट्स फ्रॉम एग्जॉस्टेड टेक्नोलॉजी. तो ब्रेकअवे, कैचअप और फाइन ट्यूनिंग, ये 3 फेजेस है कन्वर्जेंस थ्योरी के जो उसने बोले हैं. तो पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं गाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर करेक्ट? In the breakaway phase, the economic progress is slow for the technology follows. Economic progress is not slow, it's the same. वो चेंज नहीं होती है. कहने का मतलब क्या है, जो breakaway phase, the capita income of technology leader rises but is unchanged. slow नहीं होती, unchanged होती है, जैसी है वैसी ही. तो ये करेक्ट नहीं है. In the catch up phase, leaders stagnate and followers लीडर स्टैग्नेट एंड फॉलोअर्स देयरफॉर क्लोज द गैप बिटवीन देम एंड द लीडर्स. ऐसा नहीं है कि लीडर स्टैग्नेट कर जाते हैं, वो तो अपना टेक्नोलॉजी बना चुके हैं, वो तो आगे बढ़ चुके हैं, पीछे वालों को कैचअप करना होता है. तो स्टैग्नेट नहीं करते वो अपनी उसके बेनिफिट उठा रहे होते हैं वो. थर्ड है उसने, इन द फाइन ट्यूनिंग फेज टेक्नोलॉजी इज एग्जॉस्टेड as it were and both leaders and followers attempt to extract leftover benefits leading to more or less similar per capita income levels. Yes,
तो ये उसने बोला है कि सेम एंड में जो होता है फाइन ट्यूनिंग में दोनों को बराबर मिलता है. एंड फोर्थ, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी फॉलोड स्कवेंजिंग which preceded hunting, which itself was followed by farming. Okay, industrial technology followed scavenging, which preceded hunting. हंटिंग से पहले स्क्वेंजिंग आती थी, ठीक है. विच इट सेल्फ वॉज फॉलोड बाय फार्मिंग. यस, तो ये करेक्ट है. सबसे पहले स्क्वेंजिंग के बाद क्या आया? हंटिंग. हंटिंग के बाद क्या आया? फार्मिंग. और फार्मिंग के बाद एंड में क्या आया? इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी. सो दिस इज करेक्ट. सो ओनली ऑप्शन 3 and 4 वर करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. यहाँ कंफ्यूजिंग बना देता है क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे लैंग्वेज यूज करके वो. चलिए, और इस पे एक और क्वेश्चन दिया है, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. देखते हैं. द कन्वर्जेंस मॉडल डिवाइड्स नेशंस इनटू 3 फेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस. ये जो कन्वर्जेंस मॉडल्स हैं वो देशों को इकोनॉमिक एराज को बता रहे हैं, वो देशों को थोड़ी डिवाइड करता है इसमें. सो I don't think this is correct. At the heart of the convergence theory is the closing of the gap between labor and productivity. लेबर और प्रोडक्टिविटी का गैप नहीं, लेबर प्रोडक्टिविटी गैप जो है, कि लेबर और प्रोडक्टिविटी जो उस लेबर के आती है उसका जो गैप है टेक्नोलॉजी लीडर के साथ, वो कन्वर्जेंस थ्योरी क्लोज करना सिखाती है, ना कि लेबर और प्रोडक्टिविटी के बीच में जो गैप है. सो ये देखो वर्ड्स का खेल रहा है वो यहाँ पे. Third, technology leaders typically have arrived earlier at different economic eras. Technology leaders typically have arrived earlier at different economic eras, correct? And the time period covered by the convergence theory presented herein encompasses, as mentioned, 4 million years ago. कितना हुआ? 3 million. अच्छा, उसको ऐड थोड़ी करना है हमें. उसने तो सबको ऐड कर दिया कि 3 मिलियन ईयर्स अगो स्क्वेंजिंग आई थी, 1 मिलियन ईयर अगो वो आया था, 12,000 ईयर्स अगो, तो उसने ऐड करके दे दिया. नहीं गई, टोटल तो मतलब टोटल थोड़ी करना है. तो 3 मिलियन ईयर्स पहले स्क्वेंजिंग थी, 1 मिलियन ईयर्स पहले हंटिंग थी, 12,000 ईयर्स पहले फार्मिंग थी, और 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी. उसने ऐड थोड़ी करना है. नहीं गई, दिस इज इनकरेक्ट. सो ओनली ऑप्शन 3 वॉज करेक्ट एंड ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. तो ऐसे पैसेजेस को सॉल्व किया जाता है गाइस, और अब की बार काफ़ी मुश्किल थे. तो आई होप नेक्स्ट ईयर के लिए हम इसी तरह से प्रिपेयर करके और समझदारी से अपने स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे. तो आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड. बट जाने से पहले, अगर आपको, फिर से मैं बताता हूँ, अगर आपको हमारे कोर्सेज से जुड़ना है, वैसे तो लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, बट एक सिंपल सा तरीका है. आपको बस क्या करना है गाइस, अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है EDUTAP edutap.in, और सर्च करते हैं आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको दिखेंगे CSAT कोर्सेज. इन पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए, और ये रहे हमारे CSAT कोर्सेज. ये है हमारा गाइस मास्टर कोर्स का 2 दिन का फ्री डेमो कोर्स. इसमें आप इनरोल कर सकते हैं और 2 दिन के लिए हमारे कोर्सेज में जो चाहे आप देख सकते हैं. तो ये डेमो कोर्स है आपको अपनी कंटेंट क्वालिटी दिखाने के लिए, और ये है हमारा एक्चुअल कोर्स जिसमें आपको लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट, रिवीजन, सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है. डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन एंड मेंटरशिप प्रोग्राम. और 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स हम आपको 75% डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे हैं. द कूपन कोड इज CSAT75. सो कम जॉइन अस, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाएगा इस, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So thank you so much once again guys. I'll see you again next week with more such sessions and with more such passages to solve with you and to help you understand the process of CSAT preparation. So thank you once again. Happy Independence Day. Enjoy and absorb the energy and keep working in the right direction. और मैंने, अगर आप मुझसे पूछो कि सर जीतने का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू सक्सेस या मंत्रा टू सक्सेस, तो मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर. पहले डिजर्विंग बनाओ अपने आप को. हम डिज़ायर तो करते हैं, मैं AIR रैंक ये ले आऊँगा, मैं बन जाऊँगा यहाँ पे, मैं कलेक्टर बन के निकलूँगा, ठीक है, मैं तो एक सिविल सर्वेंट के लिए ही बना हुआ हूँ. लेकिन क्या आप अपने आप से पूछ रहे हो, डू यू डिजर्व टू बी इन दैट चेयर? क्या आपने उतनी पढ़ाई की है, उतनी मेहनत की है? और जिस दिन वो आंसर मे बी से या नो से यस हो जाएगा ना, उस दिन यू विल गो आउट देयर एंड क्रैक योर एग्जाम. याद रखना ये चीज़. तो अपने जहाँ बैठ के आप पढ़ते हो ना, ये फॉर्मूला लिख लो, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर. मोस्ट ऑफ अस
bother about desiring, not about deserving. It's the other way around. So first deserve, make yourself a deserving candidate, and then desire. So thank you. All the very best. Happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Be a good citizen, be a good Indian, and have a good time. Thank you. Bye bye. All the very best, guys.